नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कोजाना माइस अकेडमी में। मैं हूं खेमेंद्र और मैं आपके सामने यहाँ पे आ चुका हूँ आज के करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर। तो आज है बेटा 28 जून, बज चुके हैं 10:30। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही क्लासरूम को और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग द डे उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ हमारी क्या है बेटा, पैराग्वे ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक संस्थान है और पैराग्वे उसका 100th मेंबर मतलब 100वां सदस्य यहाँ पे बना है। तो ये जो संस्थान है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू एसेलरेट डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी ग्लोबली टू सपोर्ट द क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन को बचाने के लिए या फिर क्लाइमेट प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, इसको प्रमोट करना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेजर दायित्व है, मेजर ऑब्जेक्टिव है। आगे बात करते हैं मेंबरशिप। करंटली इट हैज़ 100 मेंबर और पैराग्वे उसका 100 मतलब 100वां सदस्य यहाँ पे बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, न्यू दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। फिलॉसफी क्या है? द गाइडेड बाय वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड टू प्रमोट ग्लोबल सोलर कनेक्टिविटी। तो इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक क्या कह सकते हैं, एक प्रमोशन लाइन है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। क्लियर बात है बेटा। आगे बात करते हैं इनिशिएटिव। इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग सोलर एनर्जी कॉस्ट, मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन थ्रू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये इसका मेजर इनिशिएटिव यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये इसका इनिशिएटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी खबर के ऊपर। और नेक्स्ट खबर है मार्क रूथ विच विल बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। जी हाँ दोस्तों, तो 1 अक्टूबर को मार्क रूथ जो व्यक्ति है विल टेक ओवर द जॉब फॉर द नॉर्वे के मतलब जो इससे पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे नाटो के, उनका नाम है जेंस स्टोलेंटेंसबर्ग। जेंस स्टोलेंटेंसबर्ग इनका नाम था और ये नॉर्वे के थे, ठीक है ना। और मार्क रूथ जो है ये 1 अक्टूबर को ये पद ले लेंगे। कौन सा? सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो का पद इनसे ले लेंगे। नाटो के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? देखो, नाटो के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल बनाए गए थे 1952 में मिस्टर लॉर्ड इसमे को बनाया गया था नाटो का प्रथम सेक्रेटरी जनरल। आगे बात करते हैं नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स नाम की जगह में, जो कि बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है नाटो का, ठीक है बेटा। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो वर्क्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स मेंबर थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो कि जिन जिन लोगों ने नाटो के सदस्य हैं, तो अगर उनके ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक करेगी तो नाटो के जितने भी सदस्य हैं वो उस कंट्री को पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन्स में सहायता प्रदान करेंगे। सिंपल सी बात ये है। तो अगर आप नाटो के सदस्य हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अगली खबर के ऊपर, जो कि है अरुंधति रॉय ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस पेन पॉइंटर प्राइज 2024। अब ये अरुंधति रॉय कौन है? ये ऑथर है बेसिकली, और इनको ऑलरेडी मेन बुकर प्राइज मिल चुका है। द बुकर प्राइज ऑथर विनर अरुंधति रॉय ऑथर है ये, एंड हैज़ बीन अवॉर्डेड एज एस्टीम पेन पिंटर प्राइज इनको मिला है 2024 के लिए। एंड बात कर लेते हैं जो पेन पिंटर प्राइज है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में बाय अ चैरिटी विच इज़ नेम्ड एज इंग्लिश पेन नाम की चैरिटी है जो कि ये अवार्ड देती है, जिन्होंने देखा अरुंधति रॉय के काम को और उनको लगा कि यार इनको भी अवार्ड ये मिलना चाहिए। तो जो ये अरुंधति रॉय जी हैं ये बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट है, और इनकी जो पहली नॉवल थी वो थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी
पहली नॉवल थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और जो कि मतलब काफ़ी ख्याति मिली थी इनको उस पूरी नॉवल की वजह से। आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट हमारी न्यूज़ की, जो कि क्या है, डीआरडीओ हैंड ओवर मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सेक्यूरेंट चाफ रॉकेट टू इंडियन नेवी। तो डीआरडीओ ने एक माइक्रोवेव रॉकेट हैंड ओवर किया है, किसको, इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया है। डीआरडीओ डिलीवर्स अ मीडियम रेंज माइक्रोवेव चाफ्ट रॉकेट MOCR to Indian Navy in New Delhi, developed by DRDO जोधपुर लैब, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ जो जोधपुर की लैब थी उसने बनाकर इसको अभी हैंड ओवर कर दिया है, किसको, न्यू दिल्ली में इंडियन नेवी को। क्लियर बात है। आगे बात करते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है बेटा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी आज की तारीख में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है। डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी डीआरडीओ की, डीआरडीओ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958 में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1958 में। और ये जो डीआरडीओ डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है बेटा। क्लियर बात है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास। तो फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करी है लद्दाख ने, और जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख हैज़ अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी रीचिंग ओवर 97% ऑफ लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक चलाया गया जिसका नाम है उल्लास, ठीक है ना। और देखो ये चीज़ कि इसके अंडर ये काम हुआ है और 97% तक यहाँ पे लोग साक्षर हो चुके हैं। ये किसने बताया, ये बताया जो आपके लद्दाख के LT है, LG है। LG क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। LG क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनका नाम है मिस्टर BD मिश्रा। BD मिश्रा उनका नाम है और 25 जून को उन्होंने ये चीज़ बताई है। BD मिश्रा जी इनका नाम है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब ये उल्लास क्या है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है, इसको समझते हैं। तो रिसेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये 2022 से 23 से लेके 26-27 के लिए। उल्लास का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, उल्लास बनता है ये। और इट अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फोकसिंग ऑन अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इस चीज़ के ऊपर ये काम कर रही है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। क्लियर बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली खबर के ऊपर, जो कि बात है इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित। तो रिसेंटली क्या हुआ, 5 मेंबर कमिटी जो कि पाकिस्तानी डेलीगेट्स की थी, पाकिस्तानी उच्चायुक्त की थी, हैज़ फ्लोन टू जम्मू, जो जम्मू में आए, विमान के द्वारा आए होंगे ऑब्वियसली, किश्तवर, टू इंस्पेक्ट द पावर प्रोजेक्ट सेटअप ऑन द रिवर कवर्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो देखो यार, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ये एक इस तरीके की ट्रीटी थी जो कि 1960 में करी गई थी। और जब वो वाटर ट्रीटी करी गई तो फिर ये बोला गया कि इतने अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग पाकिस्तान की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि जाहिर है ऑब्वियसली, मतलब उसको किसी तरीके से रोकेंगे नहीं, इस तरीके की कुछ ट्रीटी थी। और वो करी गई 1960 में, ठीक है। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि अभी काफ़ी सारा ये चलता रहता है कि यार कहीं पे कहीं डैम बना के या कुछ चीज़ करके वो पानी को रोक ना लिया जाए, तो ये पाकिस्तान की तरफ से लगाया जाता है। बट तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान की 5 मेंबर कमेटी इंडिया आई और उन्होंने इंस्पेक्ट किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को किसी तरीके से हम उसका ब्रीच तो नहीं कर रहे, उसको तोड़ तो नहीं रहे हैं।
तो इन द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 19th of September 1960। 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड वॉज ब्रोकरेड बाय वर्ल्ड बैंक। किसने लगाई थी ये इंडस वाटर ट्रीटी? बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी लगाई थी। द ट्रीटी सेट आउट a mechanism for cooperation and information exchange between the two sides on the use of water of Indus River। तो ये नाम है इंडस वाटर ट्रीटी क्योंकि ये इंडस रिवर की अगर यूज और के यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 ट्रिब्यूटरीज होती है उसी इंडस रिवर की, जो कि है सतलुज, ब्यास, झेलम, रावी और चेनाब। सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है जो कि इस यहाँ पे लगे हुए हैं इंडस वाटर ट्रीटी में, जिनको इंस्पेक्ट किया गया। पहला है पक्कल दुल एंड लोअर कलनई। ये पक्कल दुल और लोअर कलनई क्या है? ये पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है बिल्ड ओवर द रिवर मरुसुदर रिवर के ऊपर ये बनी हुई है। ये मरुसुदर जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। और इसे बनाया गया है कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। और लोअर कलई इज डेवलप्ड ऑन दी चेनाब। तो ये पक्कल दुल जो आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये है मरुसुदर रिवर पे, और लोअर कलनई जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है? चेनाब रिवर पे है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगली बात करते हैं कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो कृष्ण गंगा है ये भी जम्मू कश्मीर में है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चेनाब रिवर पे है। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो यहाँ पे ये जो जितनी भी नदियाँ हमारी है, जैसे आ गई झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, हम इनके सोर्स पॉइंट की बात करते हैं और कहाँ पर ये मिलती हैं उसकी बात करते हैं। तो झेलम की बात करें तो स्प्रिंग ऑफ वरीनाग कश्मीर वैली से ये निकलती है और ये ज्वाइन कहाँ पे होती है? चेनाब एट ट्रिमू, पाकिस्तान के अंदर ये ज्वाइन हो जाती है, ठीक है ना। मतलब झेलम जो है चेनाब के अंदर ज्वाइन हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा चेनाब। चेनाब से कैसे हुआ? चंद्रभागा। तो चंद्र एंड भागा स्ट्रीम से ये निकलती है और ये बारालाचा पास से निकलती है। चंद्रभागा स्ट्रीम नियर बारालाचा पास से निकलती है चेनाब। और ज्वाइन कहाँ पे होती है? सतलुज आफ्टर रिसीविंग झेलम एंड रावी। तो सतलुज में ये एंटर कर जाती है बेसिकली। आगे बात करते हैं रावी की। रावी निकलती है बेटा कुल्लू हिल्स से निकलती है, रोहतांग पास से। और ये कहाँ मिल जाती है? ये चेनाब में मिल जाती है, रंगपुर के पास, पाकिस्तान में। आगे बात करते हैं ब्यास रिवर की। ब्यास रिवर जो है ये भी रोहतांग पास से निकलती है और ये कहाँ मिल जाती है? सतलुज एट हरिके बराज, इंडिया में ही ये मिल जाती है ब्यास रिवर अपनी इस नदी से। सतलुज की बात करते हैं, मानसरोवर से इसका उद्गम होता है तिब्बत में। और ये देखो अब सारी मिल गई, क्योंकि देखो ब्यास कहाँ मिली? सतलुज में मिली। और ये क्या है? रावी कहाँ पे मिली? चेनाब में मिली। अब भाई चेनाब कहाँ पे मिली? सतलुज में मिली, ठीक है ना। झेलम कहाँ मिली? चेनाब में मिली। तो सारी की सारी सतलुज में मिल गई ना। अब सतलुज यहाँ पहुँच गई। सतलुज बेसिकली निकलती कहाँ से है? मानसरोवर से निकलती है और कहाँ मिल जाती है? इंडस में मिल जाती है, फ्यू किलोमीटर अबव मिठानकोट, पाकिस्तान, ठीक है ना बेटा। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपकी आ चुकी है। तो सारी की सारी नदियाँ कहाँ मिल चुकी है? इंडस में मिल चुकी है और वो इंडस रिवर बन चुकी हैं। क्लियर बात है। तो ये भी हमारी कहानी यहाँ पे कवर होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, एंड अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन करके आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन कंटेंट को पा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।